Hi everyone, this is Asta Dubey. In the previous lectures, we have completed our respiration chapter. So today we are going to do a very quick revision of respiration. So let's start. Respiration is a catabolic process in which food is oxidized to release energy. Catabolic का means क्या होता है कि जो भी food किसी ने intake किया, catabolic basically है break करना या फिर आप कह सकते हो ऑक्सीडेशन करना। सभी को पता है कि रेस्पिरेशन का पर्पस क्या था कि हमारी बॉडी में एनर्जी बन जाए। तो एनर्जी बनाने के लिए हम क्या कर रहे थे, फूड को ईट करते थे। फूड को ईट करने के बाद उसको फर्दर हमारी बॉडी में ब्रेक किया जा रहा था। ब्रेक करने के बाद उनको हमारी बॉडी में बहुत सारे अमाउंट में एनर्जी मिलती थी। तो यही जो सारा प्रोसेस हुआ, उनको बर्न करना फूड को, यही रेस्पिरेशन कहलाता था। रेस्पिरेशन में हमने सबसे पहला स्टेप पढ़ा था। द फर्स्ट स्टेप इन रेस्पिरेशन इज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या था? ब्रीदिंग एक गैसियस एक्सचेंज है। बेसिकली ब्रीदिंग क्या था? गैसियस एक्सचेंज था। वहां पे रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज हो रहा था। रेस्पिरेटरी गैसेस दो थी, एक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो O2 एंड CO2 का हमारी बॉडी में एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन को हम इनहेल करते थे, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते थे। तो ब्रीदिंग प्रोसेस सबसे पहला स्टेप होता है। पहला स्टेप ब्रीदिंग क्यों है? बिकॉज सेलुलर रेस्पिरेशन करने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत है और ऑक्सीजन इसी ब्रीदिंग प्रोसेस से हमारी बॉडी में आता है, विच इन्वॉल्व्स द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर ब्रीदिंग। अब इंपॉर्टेंट क्या है? प्लांट्स में स्टोमेटा प्रेजेंट होता था, लेकिन हमारी बॉडी में कुछ अलग सिस्टम प्रेजेंट होता है। फॉर ब्रीदिंग प्लांट्स हैव स्टोमेटा। छोटे छोटे टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते थे। उन टाइनी पोर्स के थ्रू ऑक्सीजन अंदर आता था, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता था। बट अगर फोटोसिंथेसिस में हम ये बात याद करें तो फोटोसिंथेसिस में कुछ ऑपोजिट होता था। While animals have respiratory organs, animals के पास respiratory organ होते, यहाँ पे रहेगा such as gills and lungs। आपको याद हो तो हमने टेरेस्ट्रियल एनिमल एंड एक्वाटिक एनिमल की बात की थी। तो जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो अपने गिल्स का यूज करेंगे एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लंग्स का यूज करते हैं, स्किन का यूज करते हैं। ठीक, यहाँ पे वही चीज है। प्लांट्स के पास स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, रूट हेयर प्रेजेंट होता है, ये उसके थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। एंड एनिमल्स में सम एनिमल्स में गिल्स प्रेजेंट होंगे। जो एक्वाटिक एनिमल है उनके पास गिल्स होता है एंड जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं उनके पास लंग होंगे। अगर हम बात करें, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो स्किन की हेल्प से भी रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स इज कॉल्ड ब्रांकियल रेस्पिरेशन। ये पॉइंट याद करने वाला है कि जब भी कोई रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू हो रहा होगा तो उसे ब्रांकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। और अभी लास्ट लेक्चर में आपने देखा होगा कि जब भी कोई चीज लंग से अटैच्ड होती है, लंग से रिलेट करती है या लंग से कनेक्टेड होती है, तो वहां पे एक टर्म यूज किया जाता है। टर्म क्या था? पल्मोनरी। तो अगर रेस्पिरेशन, इफ रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स देन इट विल बी कॉल्ड एज पल्मोनरी रेस्पिरेशन। अगर गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन हुआ तो वो ब्रांकियल रेस्पिरेशन है। एंड अगर वही चीज लंग से हो रही है, रेस्पिरेशन प्रोसेस लंग से परफॉर्म हो रहा है, तो हम उसे नाम देते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज सेम। Respiration through lungs is called pulmonary respiration. Other step in respiration are exchange of respiratory gases in the tissues. Breathing process हो गया, बाहर से जो यूजफुल गैस थी, जिसकी जरूरत थी, वो हमारे लंग्स में आ जाती है एंड लंग्स से जिसकी जरूरत नहीं होती वो बाहर चली जाती है। यहाँ पे क्या है? फिर टिश्यूज में एक्सचेंज होगा। जब टिश्यू में एक्सचेंज हो जाता है फिर प्रोसेस होता है हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन का। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होगा? ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज रिलीजेस एनर्जी। सेलुलर रेस्पिरेशन के होने के बाद ही वहां पे जब ग्लूकोज ब्रेक हो जाता है तो वहां पे एनर्जी रिलीज होती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब फिर क्या है ये प्रोसेस समझें अगर हम। सबसे फर्स्ट स्टेप था ब्रीदिंग का। ब्रीदिंग में ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन बर्न करने के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन आती है, अब वो सारे टिश्यूज में जाएगी। टिश्यू में होगा सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन के टाइम पे ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया जाएगा। जब ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है तो वहां पे एनर्जी रिलीज होती है, वाटर रिलीज होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट
रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज टर्म्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन। बहुत सिंपल सा था कि जब भी रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है तो उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है तो उसे एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ये दोनों पॉइंट्स वही हैं, रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हुआ एरोबिक रेस्पिरेशन, एब्सेंस में हुआ देन एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इन एनिमल्स सच एज अर्थवॉर्म respiration occurs with the help of skin। अभी हमने बात की कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जहां पे गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होगा, सम एनिमल्स ऐसे हैं जहां पे लंग्स के थ्रू होगा, एंड कुछ ऐसे होते हैं जहां पे स्किन के थ्रू होता है। तो अर्थवॉर्म एक ऐसा एनिमल है जहां पे रेस्पिरेशन अपनी स्किन के थ्रू वो करते हैं, कोई स्पेशल सिस्टम नहीं होता है इनके में, ना कोई ऑर्गन ऐसा प्रेजेंट होता है जो रेस्पिरेशन करा सके, तो ये अपने आउटर स्किन से ही रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं। These organisms do not have any specialized respiratory structure. Respiration in insect occur with the help of a well-developed tracheal system. Insects ऐसे हैं कि इनके पास लंग वाला रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, लेकिन इनके पास एक वेल डिफाइंड ट्रैकियल सिस्टम होता है, उसी ट्रैकियल सिस्टम के थ्रू ये रेस्पिरेशन प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। इंसेक्ट्स हैव, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंसेक्ट्स हैव नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट। आपको याद हो तो हम ह्यूमंस में अभी लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है ब्लड में, हीमोग्लोबिन ही हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, बट इंसेक्ट में कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं प्रेजेंट होता है। द ब्लड ऑफ इंसेक्ट इज देयरफॉर कलरलेस। तो यहाँ पे क्या है कि जो इंसेक्ट्स होते हैं उनका ब्लड कलरलेस होता है, मींस अगर कोई इंसेक्ट मरा हुआ हो तो आप उनको देख सकते हो, तो उनके वाटर से जो फ्लूइड निकलता है वो कभी भी कलर वाला नहीं होगा, हमेशा वो कलरलेस होता है, ठीक है। और मॉस्किटो की बात अलग है कि वहां से जब भी मॉस्किटो मरता है तो रेड कलर निकलता है। इन एडल्ट फ्रॉग, फ्रॉग की बात करते हैं तो फ्रॉग के बारे में इंपॉर्टेंट ये, फ्रॉग को एम्फीबिया बोलते हैं, एम्फीबियंस होते हैं फ्रॉग। एम्फीबियंस का मतलब है एक से ज्यादा प्रॉपर्टी शोज करते हैं, मतलब ये लैंड पे भी रह सकते हैं, वाटर में भी रह सकते हैं एंड सॉइल के अंदर भी रह सकते हैं। तो इनकी डिफरेंट जगह रहने वाली जो प्रॉपर्टी है उसी के अकॉर्डिंग क्या है कि ये रेस्पिरेशन भी 2-3 चीजों से करते हैं। ये लंग से भी कर सकते हैं अगर ये लैंड पे एग्जिस्ट कर रहे हैं या फिर लैंड पे रहते हैं तो ये लंग से रेस्पिरेशन करेंगे। वही फ्रॉग वाटर में चला जाता है तो अपने गिल्स का यूज करता है, फिर वही फ्रॉग अगर सॉइल के अंदर है तो वो अपनी स्किन का यूज करता है। तो in adult frog respiration occurs with the help of skin as well as by lungs। ये डिफरेंट जहाँ पे मतलब जैसा इन्वायरमेंट रहता है, जैसी कंडीशन रहती है, उसी के अकॉर्डिंग अपने ऑर्गन्स को यूज करते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूड्स, अब ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो ह्यूमंस में क्या होता है कि एक वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो उस रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं। कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? नॉस्ट्रिल है, नाजल कैविटी, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स विच एंड्स इन एल्वुलर सैक। यहाँ पे क्या होता था? एल्वुलाई प्रेजेंट होते थे। लंग्स आर कवर्ड बाय मेम्ब्रेनस लेयर। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है कि लंग के ऊपर एक कवरिंग होती है लेयर की, उस लेयर का नाम क्या होता है? प्लूरा, या फिर उसको हम प्लूरल सैक बोलते हैं। इन ब्रीदिंग द डायफ्राम एंड इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रेगुलरली टू चेंज द साइज ऑफ द थोरैसिक कैविटी टू लेट इन एंड लेट आउट एयर। ये पॉइंट अगर हम ध्यान दें तो बेसिकली ये इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन वाला प्रोसेस होता कैसे था? वहां पे रोल किनका था? डायाफ्राम एंड इंटरकॉस्टल मसल्स का। इंटरकॉस्टल मसल्स एक बार रिब को आउटवर्डली पुल करती थी, तो जब ये आउटवर्डली इनको पुल करेंगी डायाफ्राम का साइज हो जाता था फ्लैट। डायाफ्राम का साइज जैसे ही फ्लैट होता था हमारे थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता था। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, प्रेशर लो हुआ। जब प्रेशर लो होता है तो बाहर के कंपैरिजन में जब हम देखते हैं कि अंदर प्रेशर लो है एंड बाहर प्रेशर ज्यादा है तो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूवमेंट हो जाता था। हायर से लोअर की तरफ जब डिफ्यूजन वाला प्रोसेस होता था तो ऑक्सीजन हमारी लंग्स के अंदर आ जाता था।
ये प्रोसेस था इनहेलेशन का। और सेम कंडीशन होती थी कि जब यही इंटरकॉस्टल मसल हमारी रिब्स को इनवर्डली पुल करती थी, थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज होता था। वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होता है, सबसे पहले कंडीशन, पहले नॉर्मल कंडीशन में ये था डायफ्राम का शेप, डोम शेप। जैसे ही इनहेलेशन होने जाता है तो इंटरकॉस्टल मसल रिब्स को अंदर बाहर की तरफ पुल करती हैं। पुल करने से इनका शेप होता है फ्लैट। यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर डिक्रीज हुआ, तो बाहर से गैस अंदर आ गई। सेम कंडीशन यहाँ होती थी कि वापस से ये डोम शेप में हुआ, इंटरकॉस्टल मसल ने अंदर की तरफ पुल कर लिया। अब जब अंदर की तरफ ये पुल करता है तो वापस से इनका शेप हो जाता है डोम शेप का। डोम शेप होने के बाद जब वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, प्रेशर हो जाता है इंक्रीज, और प्रेशर इंक्रीज है तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर का कॉन्सेप्ट आता है कि अपने हर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करेंगे। तो जो गैस यहाँ पे ज्यादा होती है, जिनका प्रेशर ज्यादा होता है, वो अपने हायर से लोअर की तरफ चली जाती है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है एंड ऑक्सीजन हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है। तो ऑक्सीजन का बॉडी में एंटर करना इनहेलेशन कहलाता था। कार्बन डाइऑक्साइड का हमारी बॉडी से बाहर जाना, एलिमिनेट होना, एक्सहेलेशन कहलाता था। तो यहाँ पे क्या है, इन ब्रीदिंग द डायफ्राम एंड इंटरकॉस्टल मसल्स, ये रिब से अटैच होती थी, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं। तो इनके रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से जो हमारी एयर है वो आउटवर्ड और इनवर्ड मूवमेंट करती है, जो यूजफुल है। या फिर जिनका प्रेशर का हम ग्रेडियंट देखते हैं, जिनका प्रेशर हायर रहेगा वो अपने हायर से लोअर की तरफ मूव करेंगे, और जिधर प्रेशर कम रहेगा उस तरफ वो गैस मूव करके चली आती है। Blood helps to transport respiratory gases from lungs to tissue and back। बस वही चीज है कि यहाँ पे क्या है, ब्लड ट्रांसपोर्ट का वर्क करते हैं। अभी ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि हमारे पास एक प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वहां पे सर्कुलेट कराने के लिए जो फैक्टर प्रेजेंट है उसको ब्लड बोलते हैं। ब्लड ही क्या करते हैं, बॉडी में बहुत सारी चीजों का ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो यहाँ भी गैसेस को ब्लड ही ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। ब्लड लंग से ऑक्सीजन को ले जाती है और फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उनको लेकर आती है। तो ब्लड का काम क्या है कि गैसेस को लेकर आना एंड लेकर जाना। जिसकी जहां जरूरत है उसको वहां छोड़ेगी, जहां जरूरत नहीं है उसको वहां से लेके आती है। Gases move due to the difference in their partial pressure between 2 points। अब वही चीज है, एक पॉइंट होता है एटमॉस्फेयर और दूसरा पॉइंट होता है हमारा लंग। लंग में भी कहाँ, एल्वोलाई होता है। तो पार्शियल प्रेशर का जब डिफरेंस हम देखते हैं, ये हमारी थोरैसिक कैविटी में एक बार प्रेशर इंक्रीज होता है। तो जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो वो इसके कंपैरिजन में, यहां से हम देखते हैं तो इनके कंपैरिजन में वहां प्रेशर बहुत ज्यादा है और बाहर की तरफ प्रेशर बहुत कम, तो इधर निकल के आ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। सेम कंडीशन होती है कि लंग्स में एक बार जब आउटवर्डली पुल किया जाता है रिब्स को, तो आउटर एटमॉस्फेयर में प्रेशर हाई हो जाता है एंड थोरैसिक कैविटी में लो प्रेशर क्रिएट होता है। तो हायर से लोअर की तरफ मूवमेंट होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन मूव करती है। तो गैसेस मूव क्यों कर रही थी, ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर पार्शियल प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट। एटमॉस्फेयर एंड लंग्स 2 पॉइंट थे, वहां पे जब पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस आ रहा था उसी को कंप्लीट करने के लिए गैसेस मूव करती थी। हीमोग्लोबिन इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ऑल वर्टिब्रेट्स। जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं सब में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन है क्या, हीमोग्लोबिन इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। इट इज प्रेजेंट विद इन आरबीसी। जब हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे तो वहां पे हम ब्लड के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ब्लड में हम देखते हैं कि वहां पे कलर कौन लाता है, रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो रेड ब्लड सेल्स रेड किस वजह से होती है, इन्हीं हीमोग्लोबिन की वजह से। ग्रासहोपर हैज नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट, कॉमन सेंस है, बिकॉज ग्रासहोपर इज एन इंसेक्ट। ग्रासहोपर एक इंसेक्ट है और अभी हमने पॉइंट पढ़ा है कि इंसेक्ट्स के पास कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होते हैं, दैट्स व्हाई उनका जो ब्लड होता है वो कलरलेस होता है। The actual respiration occurs inside the cell. This involves the oxidation of food step in order to obtain energy. Actual respiration हो कहाँ रहा होता है,
ये सारी प्रोसेस तो ब्रीदिंग की हो रही होती है कि सेल में जितने भी मतलब लंग्स हैं और एयर है, यहाँ सब क्या हो रहा है, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। लेकिन अगर हम मेनली रेस्पिरेशन की बात करते हैं, हमारा काम क्या है कि एनर्जी को हमें लेना है, हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए। तो एक्चुअल रेस्पिरेशन हम देखते हैं हमारे सेल्स में होता है। किस प्रोसेस के थ्रू? प्रोसेस होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। इंपॉर्टेंट क्या है कि अभी हमने एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल की बात की थी। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं, जो ब्रांकियल रेस्पिरेशन करते हैं या फिर जो एनिमल्स पल्मोनरी रेस्पिरेशन करते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स की ब्रीदिंग रेट बहुत हाई होती है इन कंपैरिजन टू टेरेस्ट्रियल एनिमल। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज जो भी हमारे एक्वाटिक एनिमल्स हैं, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म हम लिख लेते हैं, ये यूज करते हैं डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को। किस ऑक्सीजन को? डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को। और वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत कम होता है, उनकी परसेंटेज बहुत कम होती है। तो अपनी बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड को कंप्लीट करने के लिए ये फटाफट से ब्रीदिंग प्रोसेस करते हैं। तो ब्रीदिंग प्रोसेस का रेट एक्वाटिक एनिमल में हायर होता है इन कंपैरिजन टू टेरेस्ट्रियल एनिमल। ये पॉइंट आपको याद रखना है। बाकी बहुत सिंपल था ये चैप्टर, तो एक बार आप इसको अच्छे से अगर पढ़ते हैं, दोबारा रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, पूरा आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन, फिर पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।